हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सना। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही लेवल के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम की या फिर सेमेस्टर एग्जाम की, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन 101% श्योर जरूर आता है। ठीक है, तो आप मेरी इस वीडियो को इंटरेस्ट के साथ देखना, और अगर आप इसको एक बारी में इंटरेस्ट के साथ समझ लेते हैं तो आप इस टॉपिक में इजीली जो है मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फ्रेंड्स, मैं सोर्सेज के बारे में अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो सोर्सेज होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, पर अपनी इस वीडियो में जो मैं जिन सोर्सेज की बात करूंगी वो लिटरेरी सोर्सेज हैं जो कि मिडिवल टाइम से रिलेटेड है, यानी कि हम मिडिवल इंडिया के लिटरेरी सोर्सेज के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मिडिवल सोर्सेज की, मिडिवल लिटरेरी सोर्सेज की, तो जो उसकी शुरुआत होती है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना से शुरू होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में, तो मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो हमारे भारत में पहले हुआ था अरब इन्वेंशन, ठीक है, 712 AD में। उसके बाद हुआ था तुर्क इन्वेंशन, जिसको हमने दो फेज में कैटेगराइज किया था। एक था गजनी के अंडर में और एक था गौरी के अंडर में। ठीक है, गौरी के अंडर में हुआ था 1191 में और 1192 में, जिसको हम बैटल ऑफ तराइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहले अरब इन्वेंशन हुआ था, फिर तुर्क इन्वेंशन हुआ था, जिसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, गजनी के अंडर में और गौरी के अंडर में। ठीक है, गौरी के अंडर में दो बार हुआ था इन्वेंशन, 1191 में और 1192 में, जिसको हम बैटल ऑफ टराइन के नाम से जानते हैं। 1192 में जब उसमें पृथ्वीराज चौहान की जो है हार हुई थी। ठीक है, इसके बाद ही जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। ठीक है, 1206 में, जो कि कब तक रूल करती है, 1526 तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको जो है ये दोनों डेट्स याद रखनी है, 1206 और 1526। क्यों? क्योंकि 1206 में जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और 1526 में जो है दिल्ली सल्तनत का अंत होता है। 1526 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी टाइम पे जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल एम्पायर की स्थापना की थी। ठीक है, 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल एम्पायर की स्थापना की थी। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत में जो है 5 डायनेस्टीज ने रूल किया था। ठीक है, 5 डायनेस्टीज ने रूल किया था दिल्ली सल्तनत के अंडर में, जिसमें पहली थी स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम मामलुक या फिर इलबारी या फिर गुलाम वंश भी कहते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, जहां पर भी मामलुक लिखा होगा या फिर इलबारी लिखा होगा तो उसका मतलब ही है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी ने 1206 से 1290 तक, ठीक है, शासन किया था। ठीक है, बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि क्यों, क्योंकि उनको जो है ना पता नहीं होता है कि कौन से वंश का कौन सा शासक था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस जो है आपको डायनेस्टीज के इम्पोर्टेंट शासक के बारे में ही पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे स्लेव डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी में वैसे तो 7-8 शासक हुए थे, पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबल। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी के बाद किसका रूल हुआ था, वो थी खिलजी डायनेस्टीज। खिलजी डायनेस्टीज ने 1290 से 1320 तक शासन किया था। इसके जो इम्पोर्टेंट किंग थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी, जो कि फाउंडर थे, और अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी के बाद था तुगलक डायनेस्टी, जिसने 1320 से 1414 तक शासन किया था। इसके इम्पोर्टेंट किंग थे गयासुद्दीन तुगलक, जो कि फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तुगलक डायनेस्टी के बाद थी सैयद डायनेस्टी। ठीक है, सैयद डायनेस्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में इस डायनेस्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कम ही आते हैं या फिर आते ही नहीं है। ठीक है, दूसरा है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी। ठीक है, बहलोल लोधी इसका इम्पोर्टेंट किंग था। क्यों? क्योंकि बहलोल लोधी जो है उसने लोधी डायनेस्टी की
स्थापना की थी। फिर था सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली सल्तनत का शासक था, जिसमें 1526 में जो है बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बाबर के साथ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो 1206 में होती है। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज ने रूल किया था: स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको दिल्ली सल्तनत का बैकग्राउंड इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मिडिवल इंडियन हिस्टोरियोग्राफी की जो शुरुआत होती है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही शुरू होती है। दिल्ली सल्तनत में जिन डायनेस्टीज ने रूल किया था उनके जो कोर्ट पोएट थे उन्होंने ही सबसे पहले जो है हमारे इंडिया में तारीख ट्रेडिशन को शुरू किया था। ठीक है, तारीख का मतलब होता है हिस्ट्री। इन कोर्ट पोएट ने ही हिस्ट्री को लिखना शुरू किया था। ठीक है, वैसे तो हमारे भारत में एशियन टाइम से हिस्ट्री लिखी जा रही थी। ठीक है, जिसके बहुत सारे सोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें वैदिक साहित्य आते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आता है, मेगास्थनीज की इंडिका आती है, कल्हण की राष्ट्ररंगिणी आती है। वैसे तो एशियन टाइम पे भी हिस्ट्री लिखी जा रही थी, पर जो मिडिवल हिस्टोरियोग्राफी की जो शुरुआत होती है हमारे भारत में वो दिल्ली सल्तनत से ही शुरू होती है। ठीक है, और इस टाइम पे जो बुक्स लिखी जा रही थी उनकी जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी। पर्शियन भाषा में जो है किताबें लिखी जा रही थी, जो कि 18th सेंचुरी तक रॉयल्टी की लैंग्वेज बनी रही। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम सोर्सेज ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसमें दिल्ली सल्तनत के लिटरेरी सोर्सेज आते हैं और दूसरा जिसमें मुगल एम्पायर के लिटरेरी सोर्सेज आते हैं। अपनी इस वीडियो में जो है मैं सिर्फ दिल्ली सल्तनत के लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो रिटन सोर्सेज जो है बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ जो है इम्पोर्टेंट बुक्स पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, मैं अपनी इस वीडियो में जो बात करूंगी वो मैं बात करूंगी मिन्हाजुल सिराज जुजानी की, हसन निजामी की, अब्दुल मलिक इसामी की, अमीर खुसरो की, शमसुद्दीन सिराज अफीफ की और जियाउद्दीन बर्नी की। ये कुछ एज ए कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस हैं जिनकी बुक्स को एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के एक प्रमुख लेखक मिन्हाज और सिराज जुजानी की। ठीक है, मिन्हाज और सिराज जुजानी की जो बुक थी वो थी तबाकत नासिरी। एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मिन्हाज था उसकी जो बुक थी उसका क्या नाम था, तो आपको पता होना चाहिए उसकी बुक का नाम था तबाकत नासिरी। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, अगर हम बात करें मिन्हाज की बुक तबाकत नासिरी की, तो जो तबाकत नासिरी है उससे हमें जो है उससे जो है हमें गौरी के आक्रमण से लेकर 1260 तक की राजनीतिक घटनाओं का जो है पता चलता है। ठीक है, और ये जो मिन्हाज ने ये जो बुक लिखी है ये एक पक्षपाती बुक है, पक्षपातीपूर्ण बुक है। पक्षपात का मतलब ये है कि इसमें शासक की जिन भी पॉलिसीज का, जिन भी नीतियों का वर्णन किया गया है वो जो है मतलब बिना कमियों के कि मतलब उसमें जो है शासकों की जो है प्रशंसा की गई है, उसमें जो है शासकों की किसी भी कमियों का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनको डेट वाइज डिस्क्राइब किया गया है। अच्छा, एंट्रेंस एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि जो तबाकत नासिरी है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया है, तो मिन्हाज की जो बुक है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है H.G. रेवर्टी ने। अच्छा, एक हिस्टोरियन है फ्रांस रोजेंथेल। तबाकत नासिरी के बारे में इनका कहना है कि ये जो है राजवंशीय इतिहास लेखन का एक अच्छा उदाहरण है और इस बुक में जो है 20 से भी ज्यादा इस्लामिक राजवंशों का विवरण है। ठीक है, वो किसी और तरीके से मिन्हाज की बुक को इम्पोर्टेंट नहीं मानते, वो सिर्फ इस वजह से इस बुक को इम्पोर्टेंट मानते हैं क्योंकि इससे जो है हमें राजवंशीय इतिहास का जो है उदाहरण मिलता है। ठीक है, एक और कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस है हरबंस मुखिया। उन्होंने मिन्हाज की बुक के बारे में कहा है कि मिन्हाज का सार्वभौमिक इतिहास कोई व्यापक ऐतिहासिक दृष्टिकोण नहीं दर्शाता। ठीक है, इसमें जो है केवल राजवंशीय
राजवंशीय इतिहास का ही वर्णन किया गया है। राजवंशों के संघर्ष अथवा संबंध की पड़ताल की गई है। ठीक है, और जो मिन्हाज की ये जो पूरी रचना है ये खंडित इकाइयों की एक श्रृंखला है जिनमें से प्रत्येक इकाई दूसरी से स्वतंत्र है। ठीक है, हरबंस मुखिया जो है इसको एज अ हिस्टोरिकली मतलब जो है इतिहास के रूप से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानती हैं। ठीक है, दूसरे हिस्टोरियंस हैं हसन निजामी, जिनकी बुक का नाम है ताजुल मासीर। ठीक है, अगर इस बुक के बारे में बात करें तो इस बुक में जो है हमें गौरी के विजेताओं का गौरवपूर्ण कार्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें जो है ताजुल मासीर ने जो है इल्बारी डायनेस्टी की राजनीतिक घटनाओं का भी वर्णन किया है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू यूएनडे हिस्टोरियन है, उनका कहना है कि जो पुस्तक की शैली है काफी अलंकृत है, मतलब कि इसमें जो है अच्छी अच्छी बातों का ही वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं अब्दुल मलिक इसामी की। ये भी मध्यकालीन भारत के एक प्रमुख इतिहासकार हैं। इनकी बुक का नाम है फुतुह उस सलातीन। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको जो भी बुक्स बता रही हूँ प्लीज उनको याद कर लेना, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसामी की बुक फुतुह उस सलातीन की, तो ये एक काव्यात्मक ग्रंथ है। ठीक है, और इससे जो है हमें गजनवी वंश से मोहम्मद तुगलक तक के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और ये जो है ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी, जिसकी शैली पद्यात्मक थी। ठीक है, और फुतुह सलातीन को जो है हम शहनामा ए हिंद भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि शहनामा ए हिंद किसकी बुक है, तो इसका आंसर होगा इसामी। ठीक है, अच्छा, अपनी बुक में जो है इसामी ने अलाउद्दीन खिलजी की समय की राजनीतिक घटनाओं का वर्णन किया है, और साथ ही साथ उसने जो है एमबीटी शॉर्ट फॉर्म है मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों की जो है आलोचना भी की है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ईश्वरी प्रसाद जो है कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन है, उनका कहना है कि इसामी की जो बुक है वो ऐतिहासिक दृष्टि से जो है काफी इफेक्टिव है, क्योंकि जो हिस्ट्री को जानने के लिए जो सुटेबिलिटी की थ्योरी होती है वो पूरा करती है। लेकिन इसकी आलोचना इसलिए भी की जाती है क्योंकि इसमें जो है इसामी ने मोहम्मद बिन तुगलक की केवल अवगुणों का ही वर्णन किया है। अब हम बात करेंगे अमीर खुसरो की, जो कि मध्यकालीन भारत का एक बहुत बड़ा विद्वान था। ठीक है, ये 6 सुल्तानों के दरबार में रहे थे। अमीर खुसरो को जो है तूतिए हिंद, फादर ऑफ कव्वाली और फादर ऑफ उर्दू भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो है बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि तूतिए हिंद किसे कहा जाता था, तो इसका आंसर होगा तूतिए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता था। वैसे तो अमीर खुसरो ने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, मगर हम सिर्फ जो है इम्पोर्टेंट बुक्स पर ही फोकस करेंगे। अमीर खुसरो की इम्पोर्टेंट बुक थी किरानुस सादेन, मिफ्ताह उल फुतूह, आशिका, खजाइनुल फुतूह और तुगलक नामा। अगर हम बात करें किरानुस सादेन की, तो अमीर खुसरो ने ये बुक जो है 1298 में लिखी थी। ठीक है, और इस बुक में जो है केकूकाबाद तथा पुग्र खा की मीटिंग को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है इससे हमें उस समय की दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में भी पता चलता है। अमीर खुसरो की दूसरी बुक थी मिफ्ताह उल फुतूह। ये जो बुक है ये साधारण शैली में लिखी गई है। इसमें जो है अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन की आरंभिक सफलताओं का वर्णन किया है। ठीक है, अमीर खुसरो की जो एक अन्य बुक है वो है आशिका। ये जो है आशिका में जो है अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन के बेटे खिज्र खां तथा गुजरात के शासक की पुत्री देवल रानी की प्रेम कथा तथा विवाह का वर्णन किया है। ठीक है, और इस बुक में मतलब आशिका में अमीर खुसरो ने यह भी बताया है कि मंगोलों द्वारा किस तरह जो है अमीर खुसरो को बंदी बना लिया गया था। ठीक है, अमीर खुसरो की जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है खजाइनुल फुतूह। ठीक है, इस बुक को जो है तारीख ए अलाई भी कहा जाता है, और अमीर खुसरो ने इसमें गद्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। ठीक है, और इस ग्रंथ में जो है अमीर खुसरो ने काफी कृत्रिमता दिखाई है। कृत्रिमता का मतलब होता है कि मतलब बहुत सारी बनावटी बातों को लिखा है। ठीक है
और अगर ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो खजाइनुल फतूह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो अमीर खुसरो ने है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक सुधारों का वर्णन किया है और अमीर खुसरो ने जो है पक्षपाती भावना को भी दिखाया है। उसने अलाउद्दीन के केवल गुणों पर ही प्रकाश डाला है, उसके दोषों के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया है। अमीर खुसरो की दूसरी अन्य महत्वपूर्ण बुक है तुगलकनामा। ये तुगलक वंश की शासनकाल की एक ऐतिहासिक मसनवी है। इसमें अमीर खुसरो ने खुसरो खां के शासनकाल एवं पतन का तथा तुगलक वंश की स्थापना का वर्णन किया है। मध्यकालीन भारत का जो अन्य महत्वपूर्ण इतिहासकार है वो है शमशुद्दीन सिराज अफीफ। शॉर्ट फॉर्म में आप इसे अफीफ याद कर सकते हैं। इसकी जो बुक का नाम है वो है तारीख ए फिरोज शाही। अफीफ ने अपनी बुक में फिरोज तुगलक का 1357 से 1388 तक का इतिहास लिखा है। ये ग्रंथ जो है 90 अध्यायों में बटा हुआ है। अफीफ का ये जो बुक है ये पक्षपातपूर्ण है क्योंकि इसमें जो अफीफ ने है फिरोज शाह तुगलक की बहुत ज़्यादा जो है प्रशंसा की है। ईश्वरी प्रसाद का कहना है कि अफीफ एक घटना को तिथि क्रम से लिखने वाला सामान्य इतिहासकार है जिसने प्रशंसक दृष्टि से अतिशयोक्ति व्यक्त किए हैं। ठीक है, अगर हम अफीफ की किताब के बारे में बात करें तो जो एक अन्य इतिहासकार है H.M. इलियट, उनका कहना है कि इसमें इतनी सारी अतिशयोक्ति की गई है कि अगर फिरोज के सत्कार्यों का वर्णन पढ़ा जाए तो उसकी तुलना जो है अकबर से कर सकते हैं। इसलिए अफीफ की बुक ऐतिहासिक दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें अफीफ ने बहुत ज़्यादा पक्षपाती वर्णन किया है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखकों में ज़ियाउद्दीन बर्नी का नाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ज़ियाउद्दीन बर्नी की 2 बुक थी, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। तारीख ए फिरोज शाही में बर्नी ने खिलजी तथा तुगलकों का आंखों देखा वर्णन किया है। उसने राजनीतिक घटनाओं के अलावा सामाजिक, आर्थिक एवं न्यायिक सुधारों का वर्णन किया है। ठीक है, इसमें कवियों, दार्शनिकों तथा संतों की लंबी सूची दी गई है। बर्नी ने जलालुद्दीन तथा अलाउद्दीन के पतन के कारणों का भी वर्णन किया है। तारीख फिरोज शाही जो है अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट पॉलिसी को जानने का सबसे अच्छा क्या कहते हैं एग्जाम्पल है। ठीक है, जो डॉक्टर रिजवी हैं इन्होंने ज़ियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज शाही का हिंदी में अनुवाद किया है। ज़ियाउद्दीन बर्नी की जो दूसरी बुक है फतवा ए जहांदारी, इस पुस्तक में शरीयत के अनुसार सरकार के कानूनी पक्ष का वर्णन ज़ियाउद्दीन बर्नी ने किया है। और ज़ियाउद्दीन बर्नी ने महमूद गजनवी को आदर्श मुस्लिम शासक माना है तथा मुसलमान सुल्तानों को उसका अनुकरण करने के लिए कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने अपनी इस वीडियो में आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख लेखकों के बारे में बता दिया है, जिसमें मैंने मिनाजुल सिराज, जुजानी, हसन निज़ामी, अब्दुल मलिक इसामी, अमीर खुसरो और अफीफ और ज़ियाउद्दीन बर्नी के बारे में बताया। ठीक है, अब मैं आपको जो है कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस के बारे में बता रही हूँ। मैं उनके नाम बता रही हूँ जो एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको उनके नाम और बुक्स के नाम बता रही हूँ। आप एक बार जो है इनको देख लेना कि जो हिस्टोरियन है इन्होंने अपनी बुक में किसके बारे में लिखा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है R.G. भंडारकर, इनकी बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ द दक्कन। ये जो है एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है, तो आप देख लेना कि R.G. भंडारकर ने अपनी इस बुक में किसके बारे में लिखा है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे हिस्टोरियन है रमेश चंद्र दत्त, इनकी बुक है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एशियंट इंडिया। नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो है एशियंट इंडिया के बारे में डिस्क्राइब किया है, तो आप डिटेल में एक बार देख लेना। तीसरे है जदुनाथ सरकार, इनकी बुक है द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब। इनकी ये 2 बुक है जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। चौथे हैं R.C. मजूमदार, इनकी बुक है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। R.C. मजूमदार ने अपनी इस बुक में जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसके बारे में कहा है। ठीक है, और 5वें है D.D. कोसाम्बी, इनकी बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ आपको ये जो है नाम बताए हैं और इनकी बुक्स बताई है जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप ये देख लेना कि इन्होंने इस बुक में क्या कहा है।
मध्यकालीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोत से रिलेटेड मैंने इस वीडियो में जो है सारे उन पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है जो बेसिकली जो है एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को इंटरेस्ट के साथ देखना, और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अपने फ्रेंड्स से प्लीज़ कहो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे ये ज़रूर बता देना कमेंट बॉक्स में, और अगर मेरी इस वीडियो में जो भी कमी है मुझे प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना।